नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकपाल के मुद्दे से लोकपाल भले ना आया हो, मगर इससे एक राजनीतिक पार्टी का जन्म जरूर हुआ और वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। जाहिर है, जब उस पार्टी की सरकार जन लोकपाल लेकर आए तो उसकी सख्त समीक्षा होनी ही चाहिए कि उसका जन लोकपाल कैसा है, जिसे एक बार लाने के प्रयास में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार छोड़ दी थी। पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। दोनों एक साल पहले तक जन लोकपाल पर सहयोगी थे, अब विरोधी हैं। पहले इनका विरोध कांग्रेस या बीजेपी से होता था, अब इनका विरोध आपसी हो गया है। पहली तस्वीर में दिल्ली विधानसभा के बाहर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और विधायक पंकज पुष्कर जन लोकपाल एक्ट 2015 का विरोध कर रहे हैं। स्वराज अभियान का कहना है कि केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल महाजोगपाल है। प्रशांत भूषण का कहना है कि जब दिसंबर 2013 में केंद्र का लोकपाल आया, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इसे मंत्री तो क्या चूहा भी जेल नहीं जाएगा। केजरीवाल ने जनता के साथ धोखा किया है। प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को सीधे बहस की चुनौती दी है। उनका यह भी कहना है कि जन लोकपाल बिल का मसौदा विधानसभा में रखे जाने से पहले वेबसाइट पर नहीं डाला गया, लोगों से सुझाव नहीं मांगे गए। इस दूसरी तस्वीर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों को आप ढोल पीटते देख रहे हैं। वे विधानसभा में जन लोकपाल के पटलागमन को लेकर काफी खुश हैं कि उनकी सरकार ने जनता से किया वादा निभा दिया है। पटलागमन यानी पटल पर रखा जाना। इनकी दलील है कि केजरीवाल सरकार ने जो जन लोकपाल बनाया है वो केंद्र के लोकपाल से भी बढ़िया है और आजाद भारत का सबसे मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि ये वही जन लोकपाल है जो फरवरी 2014 में रखा गया था। तब सदन में रखे जाने के सवाल को लेकर कांग्रेस के समर्थन से चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी जो हर कानून को पारदर्शी तरीके से बनाने की बात करती थी, उसने ड्राफ्ट को वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला और सीधे विधानसभा में क्यों रखा, एक सवाल है। जबकि रामलीला मैदान के दिनों में एक एक प्रावधान की बात खुली सभा में हुआ करती थी। इन सब सवालों पर आने से पहले देखते हैं कि दिल्ली जन लोकपाल एक्ट 2015 क्या है। जन लोकपाल लोक सेवकों के अलावा मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की भी जांच करेगा। आयोग शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं दिखा। इसके 3 ही सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा और 2 सदस्य। 3 लोगों के चयन के लिए 4 लोगों की एक चयन समिति होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सदस्य होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष, अगर नेता विपक्ष नहीं रहा तो विपक्ष के द्वारा चुना गया कोई एक सदस्य और स्पीकर, यानी 4 लोगों की चयन समिति होगी। स्पीकर और मुख्यमंत्री आमतौर पर एक ही पार्टी या गठबंधन के होते हैं। 4 में से 2 सरकार के हो गए, 4 में से 3 राजनीतिक हो गए अगर आप स्पीकर को मिला दें तो। अरविंद केजरीवाल ने 2011 के आंदोलन में कहा था कि अगर नेता ही लोकपाल को चुनेंगे तो लोकपाल निष्पक्ष, स्वतंत्र और ईमानदार कैसे हो सकता है। 2013 के केंद्र के कानून के अनुसार लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर हैं, नेता विपक्ष, भारत के चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस के द्वारा तय जज होंगे, एक विशिष्ट न्यायविद भी होंगे जिसका सुझाव पहले 4 सदस्यों की तरफ आएगा और फिर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। नेता विपक्ष के कारण या सबकी खामोशी के कारण 2 साल से लोकपाल केंद्र में नहीं आया है, नियुक्त नहीं हुआ है। जो केंद्र में लोकपाल के लिए संघर्ष कर रहे थे वो आपस में बट गए और दिल्ली में लोकपाल बनाने में लग गए। उस वक्त अरविंद ने मांग की थी कि लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में गैर राजनीतिक लोगों का वर्चस्व होना चाहिए, लेकिन मनीष सिसोदिया का इस बिंदु पर यह कहना है कि राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही आयोग NJAC पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि एमिनेंट पर्सन यानी विशिष्ट व्यक्ति कुछ नहीं होते, ये सरकार के ही लोग होते हैं, इसलिए हमने विशिष्ट व्यक्ति का प्रावधान अपने ड्राफ्ट में नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के लोकपाल कानून में मौजूद विशिष्ट न्यायविद को खारिज नहीं किया है। वहां अब आते हैं जन लोकपाल का अध्यक्ष कौन होगा। इस एक्ट के मसौदे के हिसाब से वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट में जज रहा हो। सदस्य वही होगा जिसके पास लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वित्त या जांच के क्षेत्र में विशेष अनुभव और योग्यता हो और जिसकी साख अच्छी हो, ईमानदार हो। जन लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य सांसद या विधायक नहीं हो सकता, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे, सांसदी या विधायकी छोड़ दे तो जन लोकपाल हो सकता है। तो क्या किसी राजनीतिक दल से इस्तीफा देकर आप जन लोकपाल बन सकते हैं?
क्या यह राजनीतिक एंट्री का रास्ता नहीं है? जन लोकपाल और सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे और तभी हटाए जा सकेंगे जब विधानसभा उनके खिलाफ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी। यानी सरकार इसे हटा सकती है, जबकि पहले कहा गया था कि शिकायत के बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट दोषी ना मान ले तब तक नहीं हटाया जा सकता। अब यह साफ नहीं है कि जन लोकपाल के खिलाफ कोई शिकायत हुई तो कौन जांच करेगा, किससे शिकायत होगी, सरकार या सुप्रीम कोर्ट से? जन लोकपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर सकता है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों या विभागों के खिलाफ भी जांच शुरू कर सकेगा? अगर किसी अधिकारी ने तकनीकी या प्रक्रिया में चूक की है तो उसके खिलाफ जांच शुरू नहीं होगी, यह भी लिखा है इसमें। अगर उसकी नीयत और निष्ठा पर शक होगा तो जांच की जा सकती है। गलत शिकायत करने पर 1 साल की जेल हो जाएगी या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों ही। तो सोच समझ कर शिकायत कीजिएगा। 1 लाख का जुर्माना और जेल के डर से पता चला शिकायत करने वाले ही नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए शिकायत पाल के लिए एक ड्राफ्ट आ रहा है। क्या शिकायत करने वाले से यह उम्मीद की जाती है कि उसके पास अपनी कोई जांच एजेंसी होगी, या फिर इसका मकसद यह है कि हर कोई अनाप शनाप आरोप लगाने लगे तो जन लोकपाल काम नहीं कर पाएगा? खैर, शिकायत करने वाली सुरक्षा का प्रबंध करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध करने का इसमें पर्याप्त अधिकार जन लोकपाल को दिया गया है। जन लोकपाल मामले की जांच के लिए खुद भी जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है, ये लिखा है उसमें, इन्वेस्टिगेशन के लिए, या सरकार की सहमति से किसी अधिकारी या एजेंसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। जांच अधिकारी को वो सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को होती है। प्रशांत भूषण का कहना है कि जन लोकपाल में स्वतंत्र जांच एजेंसी की कल्पना नहीं है इस वाले में। वैसे इसमें लिखा मिला कि जन लोकपाल जांच के लिए केंद्र सरकार की जांच एजेंसी या किसी भी संगठन या किसी भी अधिकारी की मदद ले सकता है। किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की जांच एजेंसी की मदद ले सकता है। जांच पूरी करने का समय, अब उन एजेंसियों पर यह बाध्यता है या नहीं मदद करने की, ये मुझे नहीं मालूम। जांच पूरी करने का समय 6 महीने से लेकर अधिकतम 12 महीने का रखा गया है। जन लोकपाल के पास मुकदमा लड़ने का एक विभाग भी होगा, प्रोसिक्यूशन विंग उसको बोलते हैं, जिसमें वकील होते हैं। उसका निदेशक भी जन लोकपाल तय करेगा। जन लोकपाल की मंजूरी के बाद वकीलों की टीम विशेष अदालत में मुकदमा फाइल करेगी किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, यहां भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समय सीमा में जांच और मुकदमा लोकपाल की सबसे बड़ी ताकत है। अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है, 6 महीने से 10 साल तक की जेल है। भ्रष्टाचार से सरकारी खजाने को हुए नुकसान का 5 गुना तक जुर्माना लगेगा। निजी कंपनियों के करप्शन के मामले में भी उनके अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार है। क्या पूर्ण बहुमत वाली अरविंद केजरीवाल सरकार का जन लोकपाल वो पाल है जो ना तो केंद्र सरकार के कानून में है या ना किसी अन्य विधानसभा के कानून में है, जैसा केजरीवाल सरकार और उनके प्रवक्ताओं ने दावा किया है? ये मजबूत कानून है या समझौतावादी कानून है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत भूषण हैं, मशहूर वकील और स्वराज अभियान से आप जुड़े हुए हैं। राघव चड्ढा साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और विजेंद्र गुप्ता जी हैं, नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा के। आजकल विजेंद्र जी की एक ही तस्वीर चलती है, या तो विधानसभा में वो विरोध करते हैं या फिर वो निकाले जा रहे होते हैं मार्शल के जरिए। लेकिन यहाँ कोई चिंता नहीं कीजिएगा, यहाँ मैं हूं आपकी रक्षा के लिए। तो हम 3 लोग हैं। मेरा प्रयास यह है कि बिंदुवार इस पे हम बहस करेंगे और बिंदुवार मोटिव नहीं अटैच करेंगे, जो तकनीकी बातें हैं उसी पर कहेंगे, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या तर्क दिया जा रहा है और क्या कमजोर तर्क दिया जा रहा है। तो प्रशांत जी, हम पहले आपसे जानना चाहते हैं कि वो पहला बिंदु क्या है जिससे आपको लगता है कि ये वो जन लोकपाल नहीं है, जिससे आपको लगता है कि राघव चड्ढा के पास मुकम्मल जवाब नहीं हो सकता है। हालांकि हमने सुना कि आपने बड़े अलंकृत जुबान में राघव चड्ढा के बारे में कुछ कहा है, तो मैं बड़ा हैरान था व्यक्तिगत रूप से भी। लेकिन खैर, मैं पहला पॉइंट आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जन लोकपाल का आंदोलन किस आधार पर हुआ था? हम लोग ये मांग कर रहे थे कि अभी तक कोई सरकार से स्वतंत्र संस्था नहीं है भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, और क्योंकि सरकार की ही भ्रष्टाचार की जांच होनी होती है,
तो इसलिए सरकार से पूर्णतः और नेताओं से पूर्णतः स्वतंत्र संस्था बननी चाहिए, जिसको हम लोग लोकपाल कहते थे। उसका एक बड़ा मापदंड ये था स्वतंत्रता का, हाँ, कि उसका चयन भी सरकार और नेताओं के हाथ में नहीं होगा। और इसलिए हम लोगों ने सारे बिल, जो जन लोकपाल बिल के 13 वर्जन्स बनाए, आखिर वर्जन 2.3 था। उसके बाद उत्तराखंड का बिल हम लोगों ने ड्राफ्ट करवाया 2011 का। उसके बाद 2014 का दिल्ली का जन लोकपाल बिल लाया गया। सारे बिलों में उनके चयन की प्रक्रिया में सरकार का सिर्फ एक आदमी है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। ये उत्तराखंड में जो लागू हुआ है उसमें भी एक ही आदमी है। जो उत्तराखंड में लोकपाल पास हुआ है उसमें भी एक ही आदमी है। हाँ, उसमें सरकार का, उसमें भी सरकार का एक ही आदमी है। ठीक है, अब आइए अपने पॉइंट पे आगे बढ़िए सर। हाँ, सिर्फ चीफ मिनिस्टर। हाँ, हम लोगों ने पूरा एक ये कंपैरेटिव चार्ट बनाया हुआ है 5 बिल का, जिसमें कि सरकार का जो 2013 का जो एक्ट है उसका भी चार्ट बनाया हुआ है और सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं हर बिल के। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व था, तो इसलिए सिर्फ पहले बिंदु पे चार्ज लगाइए ताकि हम बिंदुवार आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, हाँ, तो पहला तो ये मुद्दा था कि इसमें सरकार का और नेताओं का बहुत कम रोल होना चाहिए चयन प्रक्रिया में, और चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। सारे बिलों में यह था कि एक सर्च कमेटी होगी जो पारदर्शी तरीके से चलेगी, जो एप्लीकेशंस मंगाएगी, वेबसाइट पर सारे नाम डालेगी, शॉर्टलिस्टेड नाम डालेगी, उनके क्वालिफिकेशन डालेगी, जिससे जनता अपनी प्रक्रिया दे सके। ठीक है। इस बिल में जो 2015 का बिल है, इसमें इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग हैं, जिसमें सिर्फ एक चीफ जस्टिस जो है वो गैर नेता है। 3 नेता हैं, जिसमें 2 सरकार के हैं, मुख्यमंत्री और स्पीकर, यानी कि और एक विपक्ष का नेता। यानी कि कोई लोकपाल सरकार की अनुमति के बगैर नहीं बन सकता। कोई सर्च कमेटी, कोई पारदर्शिता का कोई जिक्र नहीं है इसमें सिलेक्शन में। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका रिमूवल, यानी कि जब चाहे सरकार हटा सकती है। इस पे हम बाद में आते हैं। इस बिल में ये लिखा है, पहले नियुक्ति पे ही रहते हैं। ठीक है, पहले नियुक्ति पे रहते हैं। राघव, अभी प्रशांत जी ने कहा कि आप जो बिल लेकर आए हैं उसमें आप पहले मांग करते थे कि उसमें नेताओं का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, और आप लोगों के ही प्रभाव से जब आप और प्रशांत भूषण एक साथ थे तब उत्तराखंड में जो कानून बना, जिसका श्रेय आप लोग भी आधा आधा लेते हैं, कि उसमें सरकार का एक ही प्रतिनिधि है। मुझे अभी याद नहीं, पर प्रशांत जी ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, इसमें सर्च कमेटी गायब है। जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं और जगह पढ़ रहा था तो उसमें ये देख रहा था कि सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी बनाएगी और सर्च कमेटी कई नामों का चुनाव करेगी, उसे वेबसाइट पे डालेगी। ये 2 हिस्सा आप लोगों ने नए बिल में गायब कर दिया। इसका जवाब दीजिए। जवाब दे देते हैं। देखिए रवीश जी, यदि आप 2014 का दिल्ली सरकार का, हमारी 49 दिन की सरकार का लोकपाल का बिल उठाएं, जब प्रशांत जी, योगेंद्र जी सब हमारे साथ थे, और 2015 का बिल का उठाएं और उसमें जो चयन समिति और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर उसे कंपेयर करें, तो उसमें एक फर्क है। वो फर्क मैं आपको बता देता हूं वो क्या फर्क है। ये फर्क है कि उस वाले 2014 के कानून में ये लिखा था कि एमिनेंट पर्सन, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति, जो कई प्रकार के बैकग्राउंड से आ सकता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके व्यक्ति भी हो सकते हैं, यूपीएससी का कोई मेंबर भी हो सकता है, कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, वो उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। अभी आपने देखा कि एनजेएसी का जजमेंट आया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एमिनेंट पर्सन्स की भूमिका, यानी कि विशिष्ट व्यक्तियों की इस प्रकार के चयन पे जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और कई प्रकार की उस पर टिप्पणियां करी और कहा कि इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बढ़ता है और विशिष्ट व्यक्ति, जैसा कि आज मनीष जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और राजनीति का शिकार हो जाते हैं और इसलिए वो जो पूरा प्रोसेस है पॉलिटिसाइज हो जाता है। दूसरी चीज मैं कंप्लीट कर लूं एक बारी। सर्च कमेटी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर आऊंगा।
तो जो 2014 का हमारा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था, वही अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इस बार लिया है, केवल वशिष्ठ व्यक्तियों को हटा दिया है और उसकी जगह 400 जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है उसमें कमेटी में 4 लोग हैं, जिसमें अध्यक्ष उस कमेटी के चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं और वो जो न्यायपालिका है उसके अध्यक्ष हैं, सरकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के अध्यक्ष नेता विपक्ष हैं और विधानसभा के सभापति यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर हैं। ये एक चीज रही। दूसरी चीज आपने सवाल उठाया कि आप जो नाम लाएंगे उसका चयन कैसे होगा, वो वेबसाइट पे डाले जाएंगे कि नहीं डाले जाएंगे, पब्लिक कंसल्टेशन होगी, लोगों को उस पे जवाब और अपनी राय सर्च कमेटी पे। देखिए ये सब चीजें मैं वही बता रहा हूं, यदि आप हमारा 2015 का कानून पढ़ें उसके अंदर तमाम तरीके के रूल्स बनाने के लिए एनेबलिंग प्रोविजंस दिए हुए हैं कि आप किस प्रकार से चयन करेंगे, क्या सर्च कमेटी होगी, क्या पब्लिक डिस्कशन होगा, वेबसाइट पे नाम डाले जाएंगे, लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, उन सब के लिए रूल्स लाए जाते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, पहले तो मुझे ये बताइए कि जब पहला सवाल जो आपने जवाब दिया उसमें मेरा सवाल है कि जब आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई और उसमें एनजेएसी पर जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो मैं नहीं जानता हूं, मैं आपकी दलील है कि उसके हिसाब से एमिनेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लोकपाल में जो एमिनेंट पर्सन की जो वहां पर भूमिका लिखी हुई है क्या उस पर भी कोई टिप्पणी की है। वो नहीं की अभी तक जो केंद्र का कानून है उस पर नहीं किया है। मुझे एक बात बताइए, तब आपने 2 जज बढ़ा देते, आप 3 जज रख देते, है ना, तो एक संतुलन बनता। आपने स्पीकर को क्यों डाला? फिर अगर आप स्पीकर को डालते हैं और मुख्यमंत्री को डालते हैं तो 2 लोगों का झुकाव उस तरफ हो जाता है। एक चीज मैं पहले के कानून में मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसमें यह था कि अगर 5 में से 3 की असहमति हो जाएगी तो वो लोकपाल नहीं बनेगा। इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी हुई है कि 4 में से 3 की सहमति जरूरी है। जी प्रशांत जी। नहीं देख लीजिए रवीश जी, मैं बता दूं आपको एक सेकंड प्रशांत जी, इनको जरा जवाब ले लेते हैं। 2014 के बिल में क्या था वो ये है जी, ये मैं पढ़ रहा हूं। इसके सिलेक्शन कमेटी में चीफ मिनिस्टर, स्पीकर नहीं है इसमें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 जज दिल्ली हाई कोर्ट के जिसको कि सारे दिल्ली हाई कोर्ट के जज मिलकर सेलेक्ट करेंगे, एक प्रीवियस चेयरमैन लोकपाल का और 2 और एमिनेंट पर्संस जिनको ये 5 लोग सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सरकार का सिर्फ एक आदमी है। राघव इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विजेंद्र जी से पॉइंट लूंगा। पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं जितना भी हो सकता है। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। देखिए 2 जज को आपने 1 जज में कर दिया प्रशांत जी ने बताई। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं, उस पर भी जवाब दूंगा। जो कॉम्पोजिशन 2014 वाले कानून की प्रशांत जी ने बताई, उस कॉम्पोजिशन में से 2 लोग तो सीधे तौर पे एनजेएसी की जजमेंट के हिसाब से जो 2 विशिष्ट व्यक्ति एमिनेंट पर्सन वो हट जाते हैं। सर वो जजमेंट नहीं है राघव, वो जजमेंट नहीं है। मैं नहीं जानता, लेकिन वो जजमेंट नहीं है। आप सही कोट कर रहे हैं। स्पष्टीकरण दे दूंगा। हाँ, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मैं उस पर, और उसमें भी तमाम गैलेक्सी ऑफ लॉयर्स ने अपना आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उसमें शायद प्रशांत जी भी शामिल थे। कई बड़े बड़े मशहूर वकीलों ने आर्ग्यूमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लोकपाल के अपॉइंटमेंट के केस में है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में एमिनेंट पर्संस की इस प्रकार की चयन समिति में भूमिका पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। आप यदि 1000-1500 पेज का वो जजमेंट आप पढ़ेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे। पहली चीज, लेकिन आप 2 जज रख सकते थे। आज कल को कॉन्फ्लिक्ट हो, कल को कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमारे लोकपाल हमारे कानून को चैलेंज करे, उससे पहले ही हमने एक ऐसी चयन समिति बनाई है जो एक स्वतंत्र निष्पक्ष लोकपाल खड़ा करेगी। अब आप जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि आउटगोइंग चेयरपर्सन जो हैं, जो लोकपाल हैं, जो जा रहे हैं, उनका भी इसमें होना चाहिए। 2 जज क्यों नहीं है? हाँ, 2 जज पे भी जवाब दे देते हैं। हाँ, 2 जज पे मैं दे देता हूं। यदि आप ये कर दें कि 2 जज इस कमेटी में बैठ जाते हैं तो फिर तो एक्सक्लूसिविटी ऑफ जुडिशरी हो जाएगा, चेक्स और बैलेंसेस का पूरा प्रोसीजर आप तो पहले कहते थे ना कि नेता का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। 4 स्तंभ है। आप तो फिर आप खुद नेता का वर्चस्व कहां है? अगर आप 2 जज को रखेंगे तो आप कह रहे हैं जुडिशरी का वर्चस्व हो जाएगा, और 3 पॉलिटिशियन को रखेंगे तो एग्जीक्यूटिव का वर्चस्व नहीं है। ये
पॉलिटिशियन की बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए, यदि आज आपकी बात मैं मानूं और इसी पे हम आगे थोड़ा चर्चा करें, यदि ये 4 लोगों की कमिटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इसके चेयरपर्सन हैं, यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप नेता मान लेते हैं, यदि वे अपना मनपसंद लोकपाल बनाना चाहे तो क्या वे बना सकते हैं? आपने कहा स्पीकर हमारी पार्टी का है, चलिए स्पीकर को भी हम मान लेते हैं कि चलो स्पीकर और मुख्यमंत्री जो नाम कहते हैं हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते? विजेंद्र गुप्ता विपक्ष जी डिसेंट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डिसेंट करेंगे, तो चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया। मैंने जो ड्राफ्ट पढ़ा है उसमें ये बात इसमें नहीं मुझे इसका जिक्र मिला कि 4 में से मेजॉरिटी व्यू क्या होगा, माइनॉरिटी व्यू क्या होगा, मुझे इसका जिक्र नहीं मिला। मुझे किसी और कानून के ड्राफ्ट में मिला था कि अगर 5 लोग सर्च कमेटी में कहीं कि अगर सहमत नहीं है तो वो नहीं चुना जाएगा। विजेंद्र गुप्ता जी, नेता विपक्ष डाला गया है, स्पीकर डाला गया है और मुख्यमंत्री डाला गया है, तो क्या आप जो प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि ये 3 लोगों का वेटेज है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वेटेज है, वो जुडिशरी से ज्यादा है, इसलिए ये सिलेक्शन कमेटी निष्पक्ष लोकपाल को चुनी नहीं सकती है? मैं आपको रवि जी पहले सिलसिलेवार 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। पहला विषय तो जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें पॉलिटिकल सिस्टम का वर्चस्व है। दूसरा, ये सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन प्रोसेस खुद ही तय करेगी, और जब 2 लोग सत्ताधारी दल के होंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहां क्या होगा, क्योंकि कम से कम वो इंडिविजुअली तो मेजोरिटी में हो ही गए, 2 लोग हैं, और अदरवाइज बैलेंस करना है तो फिर बराबर हो गए। तीसरा, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में इंटरवीन किया गया है। 239 AA4 का खुला उल्लंघन हुआ है। कैसे? और उपराज्यपाल को इन्होंने सिर्फ रबर स्टैंप बना दिया इस पूरे मामले में कि जो कमेटी तय करेगी उसको वो सिर्फ नोटिफाई करने के लिए है। और चौथा, इसमें से राष्ट्रपति जी की भूमिका को समाप्त कर दिया। तो यानी कि अपॉइंटमेंट की कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर चीफ मिनिस्टर ने, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने हाथ में ले ली है।